बात करेंगे हमारे साथ पेशावर से भी ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ शकील फरमान और लाहौर से भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर। लेकिन फिलहाल शकील फरमान साहब हमारे साथ हैं तो उनसे आपसे हम बाकी तो भाई आग लगी हुई है पेशावर में बिल्कुल सुबह की हम बात कर लेंगे शकील फरमान साहब, लेकिन ये जो आग है पेशावर के इलाके सदर में शॉपिंग सेंटर में लगी है उसके हवाले से बता दें 6 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं किया जा सका। पेशावर का जो मोबाइल प्लाजा है वहाँ पे ये आग लगी और 6 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका। जो रेस्क्यू 112 के एहलकार हैं उनके मुताबिक जो है 75% जो है आग पे काबू पा लिया गया है और अंदर जो है एक जो तशवीशनाक बात है अंदर बैटरीज पड़ी हैं जो कि वक्फे से धमाके से फट रही हैं। 75% आग पे काबू पाया गया है। कितनी दुकानों के जलने के बाद, क्योंकि मोबाइल मार्केट है जिस तरह लाहौर का हफीज सेंटर है या कराची में, तो उसमें लिटरली अरबों का सामान होता है कुल मिला के। बिल्कुल, इस मोबाइल जो है सेंटर में जो है मोबाइल एक्सेसरीज़ और मोबाइल शॉप्स हैं और अरबों रुपए का बिल्कुल इसमें सामान है और दुकानदार जो है हमारी उनसे बात हुई वो भी यही कह रहे हैं कि इस मार्केट में अरबों रुपए का सामान है। कैबिन्स भी थे और दुकानें कोई 200 के करीब बताया जा रहा है और 2 मंजिल हमारे थे उसमें जो है ये आग लगी है और अब तक जो है इस पे काबू नहीं पाया जा सका। ये पता चला कि आग लगी किस तरह पर देखें जो इनिशियल असेसमेंट हुई है तो उसमें यही बात सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और चूँकि आपको मैं बताया कि यहाँ पे यूपीएस की बैटरी थी, सिर्फ मोबाइल्स की बैटरी थी, तो इस वजह से जो है वसी पैमाने पे जो है। चलिए अब नाउ कमिंग बैक टू द खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी। शकील, ज़ाहिर है मुश्किल साल था। इस साल के इब्तिदा में जो चीज़ें सामने आई वो सबसे ज़्यादा तो माली मुश्किलात थी। मुलाजमीन को तनख्वाहें तक देने के पैसे नहीं थे। अभी क्या सूरत हाल है? अभी तनख्वाहें मिल रही हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर यहाँ पे रहा है 2 अदवारों ने गुजारे हैं तकरीबन 9 साल, तो वो बड़े पैमाने पे भर्तियाँ की गई हैं और जो है अपग्रेडेशन की गई है। इसी तरह जो है मुलाजमीन को जो है सरकारी वो मुस्तकिल किया गया था, उसका बोझ जो है किटी पर पड़ा है और ख़जाने पर पड़ा है और एक 80 अरब रुपए से ज़्यादा जो है अब माहवार जो है तनख्वाह और पेंशन्स की मद में जो है महाना जा रहे हैं। तो वो जो है एक दबाव है जो कि निगरान हुकूमत पे पड़ा और अब भी जो है सूरत हाल ये है कि इंतहाई फाइनेंशियल क्रंच का शिकार है सूबा और वफाक से। जो है उसकी एक बड़ी वजह है कि वफाक से फंडिंग जो आ रही है, जो नेट हेडल प्रॉफिट है, वो पैसे नहीं मिल रहे इनको। इनका क्लेम है कि 200 अरब रुपये से ज़्यादा के जो हैं बकाया जाते हैं वफाक की जानिब और इस हवाले से निगरान वज़ीर आला ने निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी की है, उनको रिक्वेस्ट की है कि सुबह इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार है, आप हमारे बकायाजात अदा करें। तो निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो जल्द जो है सूबे को जो उनके बकायाजात हैं वो अदा किए जाएंगे। लेकिन अब एट द मोमेंट अगर आप बात करें तो यकीनन जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार है और इवन ये पोजीशन भी आ जाती है कि सरकारी मुलाजमीन को जो है टेक्निकली जो है अगर आप बात करें तो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पास पैसे नहीं होते और टेक्निकली अगर बात करें तो सुबह एक जो है एक तरह से डिफ़ॉल्ट की इदारे तरह गया। उसकी वजह यह है कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है प्रोग्राम जो है उसके तरक्याती मंसूबों से जो है वो पैसे निकाले जा रहे हैं, वो रोके हुए हैं और वो जो है तनख्वाहों की मद में जो है अदा किए जा रहे हैं। तो तरक्याती काम जो है बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहाँ से जो है पैसे निकाल कर जो है तनख्वाहों की दूसरी जो है सैलरी और नॉन सैलरी बजट को जो है वो दिया जा रहा है। अच्छा जी, हमें लाहौर से ज्वाइन किया है रईस अंसारी साहब ने भी, उनसे भी बात कर ले और यही सवाल रईस साहब आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत का 1 साल कैसा गुजरा, क्योंकि हम लाहौर से लोगों का ये कहना है कि डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ। अब ये डेवलपमेंट का काम पहले शुरू हुआ था जो इनके दौर में प्रेजेंट हुकूमत के दौर में ख़त्म हो रहा है, या फिर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहा? क्योंकि काम तो निगरान हुकूमत का यही होता है जी, अगला इलेक्शन जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए। देखिए, बिल्कुल हुमा आपने ठीक कहा। पहली बात तो यह है कि ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद है कि निगरान हुकूमत 1 साल तक क्यों, क्योंकि किसी आयन और किसी उसमें गुंजाइश नहीं है। आमरीत का दौर हो तो वो तो ठीक है, समझा जाता है, जनरल ज़िया का दौर था, मुशर्रफ साहब का दौर था, लेकिन ये इस वक्त तो बड़े जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं, तमाम कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन सियासी जमातें भी खामोश हैं, अदालतों की भी नहीं सुनी गई। 1 साल तक निगरान हुकूमत चलती जा रही है, ये पता नहीं किस कानून के तहत। शायद बाद में इस पर सवाल उठेगा कि ये 1 साल तक क्यों करती रही और जो काम 1 साल तक करती रही क्या है, कानूनी था या गैर कानूनी।
दूसरी बात आपने की उसकी तरक्याती काम की, कुछ तरक्याती काम पहले थे लेकिन कुछ इन्होंने जो है इस निगरान दौर में शुरू किए गए। लेकिन बात यह है कि अगर आप देखें कल एक रिपोर्ट आई कि तकरीबन पंजाब में सिर्फ तकरीबन 40% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कितनी खौफनाक काम है। आप पिछला 1 साल लाहौर उठा के देखें, किसी पिछली PDM हुकूमत हो या मौजूदा निगरान, बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए कोई 2 लाख का डाटा भी नहीं कि इन्होंने एक्स्ट्रा 2 लाख बच्चे स्कूल पहुँचाए गए हों। सिर्फ इस किस्म के काम किए गए कि जो सिर्फ आपको मीडिया पे नज़र आए। मतलब ब्रिज बना दिए। आप देखें एक ब्रिज बन गया, ब्रिज बन रहा है, उस पर एक माह में 8 बार जाने की क्या ज़रूरत होती है, मुझे नहीं समझ आई। हमारे सिस्टम ठीक नहीं करते हैं, हमारे वो काम करते हैं जो सामने नज़र आएँ। आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ केजरीवाल की दिल्ली में, मैंने नहीं देखा कि वो किसी ब्रिज बन रहा और उसमें 1 महीने में 8 बार वहाँ पहुँचे हों। अगर किसी CM के वहाँ पहुँचने से वो ब्रिज 1 दिन में तैयार हो जाए तो ज़रूर जाए। मैं कहता हूँ कि वहाँ आप पलंग डाल लें, सो जाएं वहाँ, ताकि वो 1 दिन में ब्रिज मुकम्मल हो। भाई साहब आपने लेकिन मगर वो 1 दिन में नहीं तो 1 महीने में या 1.5 महीने में तैयार जरूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रिजों को 1-1 साल भी वहीं उसी मकाम पे लटके हुए देखा है। तो जब हम दूसरे शहर से बैठ के लाहौर के विजुअल्स देखते हैं ना, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये 1-1.5 महीने में ही काम मुकम्मल हो गया। सो कमिंग टू शकील नाउ, रईस साहब आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि हमने कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करनी है जो कि शुरू तो किए गए हैं, लेकिन वो आगे कैसे चलेंगे हमने आपसे ज़रूर जानना है। लेकिन शकील अब ये बता दीजिए कि अफ़गान महाजरीन की बड़ा मुश्किल एक वापसी का काम भी इसी निगरान हुकूमत के दौर में शुरू किया गया और साथ ही अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ी। सो वो किस तरह से हैंडल किया इस निगरान हुकूमत ने? देखें, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में जब जो है हुकूमत तब्दील हुई तो एजेंसीज़ ने पहले से असेसमेंट की थी कि यहाँ पे दबाव आएगा। तो वही हुआ कि आप देख लें कि NMDs जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे दबाव आया और उससे मुतसिल जो है अजला हैं, जिस तरह पेशावर हो गया, खैबर पेशावर हो गया, टांक, लकी, डे खान, तो वहाँ पे जो है दबाव आया है। और सबसे बड़ा जो वाक़या जो हुआ है निगरान हुकूमत के दौर में पेशावर पुलिस लाइंस का हुआ है, वहाँ पे धमाका हुआ। चैलेंजेस जो है निमटने के लिए इन्होंने जो है अपना कोशिश की पुलिस ने तो आप देखें कि अब जो है पुलिस का दावा ये है कि हमने जो है टांक और लकी में जो है और DI खान में यहाँ पे जो है पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है रेजिस्टेंस का सामना है। IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। इसी तरह जो है न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी जो है रोज़ाना की बुनियाद पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कंटेन किया जाए और दहशतगर्दों को वहाँ पे मारा जाए। तो पुलिस का जो है अपना दावा है और सूबाई हुकूमत का भी यही दावा है कि जो पेशावर डिवीज़न है, मर्दान है, इसी तरह जो है मालाकंड डिवीज़न का जो है कुछ हद तक हमने कंटेन किया है और सदरन डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे अभी दबाव है, वहाँ पे पुलिस मुकाबला कर रही है और कानून नाफिज करने वाले अदारे। और जो उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं इन IBOs में जो है मारे गए हैं। जहाँ तक आपने बात की है अफ़गान महाजरीन की, तो देखें अफ़गान महाजरीन का प्लान जो है वफाक की जानिब से था कि इनको गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं और अफ़गान महाजरीन हैं इनको सूबे से निकाला जाएगा और मुल्क से निकाला जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन आबाद थे और यहाँ पे जो है असेसमेंट की गई एजेंसीज़ की जानिब से और जो है तादाद मालूम की गई कि कितने जो है अफ़गान महाजरीन गैर मुल्की जो है गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है और कोशिश की गई कि उनको यहाँ से निकाला जाए। तो तोरखम बॉर्डर से आप देख लें कि 2.5-3 लाख से ज़्यादा जो है अफ़गान महाजरीन वापस चले गए हैं और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया गया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ारत दाखिला ने जो है मिल के, चूँकि वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो उस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से तमाम एजेंसीज़ ने जो है और कानून नाफिज करने वाले इदारों एक पेज पर थे कि हर सूरत जो है गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफ़गान महाजरीन को निकाला जाएगा। तो आप देखें कि सक्सेस रेट देखने के पंजाब बिल्कुल ये समझ आ गई हमें बात। कमिंग टू पंजाब नाउ, रईस साहब, बड़ी पॉलिसीज जो है उन पे काम हुआ, जैसे कि स्मॉग वगैरह का मामला जो है उस पर बात होती रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो बनाती गई। सवाल हमारा ये है कि मौजूदा सेटअप जो है वो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग करेंगे विद अपकमिंग हुकूमत जो भी बनेगी कि जी जो मंसूबे शुरू हुए थे वो चलते रहें या नकवी साहब के जाने के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं होता कि जो मंसूबे इसमें चल रहे हैं, अगर हॉस्पिटल किसी की हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग हो रही है या जो कोई ब्रिज बन रहे हैं या कोई सड़कें इस वक्त बन रही हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहीं खड़े हो जाएं, क्योंकि उससे तो
बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। लेकिन रईस साहब, हमने पहले ये कुछ चीज़ें ऐसे होते हुए देखी भी हैं। आपको याद है ना एक हेल्थ पॉलिसी जो पंजाब की बड़ी धूमधाम से शुरू हुई थी, हेल्थ कार्ड। हाँ, हेल्थ कार्ड, तो हमने देखा है कि वो इट डजंट वर्क एनीमोर। नहीं, देखिए वो हेल्थ कार्ड जो है वो एक ज़रूर आपने बताया कि हेल्थ कार्ड एक सिस्टम चल रहा था जो इस गवर्नमेंट ने रोका और उसको और तरीके से लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट की आप तरक्याती काम जो जिस तरह कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में अगर हो रहे हैं, अगर शहर में कुछ सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ये तो रुक नहीं सकते। अगर वो बनेंगे तो हर्डल पैदा होगी और ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे। हॉस्पिटल जिस तरह रीवैम्प कुछ हो रहे हैं, अगर वहाँ रोक दिए गए तो वहाँ मरीज़ों को बहुत हैवी मुश्किलात का सामना होगा, वो कभी भी नहीं रुक सकते। ज़्यादातर इसमें पूरे हो रहे हैं और आगे भी जाकर पूरे होंगे। मैं सिर्फ उमर साहब एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ जो पहले भी कह रहा था, जी। वो ज़रूर करें, अच्छे काम मोहसिन साहब कर रहे हैं। वो ख़ुद भी अच्छे आदमी, मैं ये नहीं कहता, मैं खुद कहता हूँ कि बड़े इदारे के मालिक हैं और वो अपने मुलाजमिन का ख्याल रखते हैं, तो लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन लोग सिस्टम में आने चाहिए। जिस तरह मैंने केजरीवाल की मिसाल दी कि 20 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ गए, ये सिस्टम ठीक हो रहा है। बिजली उसने वहाँ मुफ्त कर दी, सिस्टम ठीक हो रहा है। लेकिन सिस्टम ऐसे ठीक नहीं होता, बुरा ना मनाइएगा कि आप थानों को 5 स्टार होटल का दर्जा दे दें, ऐसे सिस्टम ठीक नहीं होता। आप पूरी दुनिया, यहाँ बड़े बड़े थानों में यहाँ हमने देखा है कि वो शादी की बाद में उसकी वो फ़ोटोशूट हो रहा है। पूरी दुनिया में इंग्लैंड जाएँ, अमेरिका जाएँ, थानों में कई बड़े बड़े फानूस नहीं लगते, कई थाने में सोफ़े नहीं बेचते। वहाँ सिर्फ एक खिड़की होती है और 4, मैंने देखा 8 स्टील की चेयर पड़ी होती हैं। लोग आते हैं, अपने रिपोर्ट करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े महंगे फानूस लगा दिए, 5 स्टार होटल बनाए जा रहे हैं। अगर आप उसके पीछे जाएँ ना, जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो आप देखें उनका पेट्रोल के पास गश्त के लिए पैसे नहीं होते, स्टेशनरी के पैसे नहीं है थाने में, वो चीखे मारते हैं। तो आप सिस्टम ठीक करें, बच्चों को स्कूल में लाएँ। अब ये एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जब भी पिछली हुकूमत आई, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, माँ बाप को अंदर कर देंगे। भाई आप माँ बाप उनका घर जाके देखें। किसी का दिल करता है कि अपने 7 साल के बच्चे को सर्दी में 50 रुपये रोज़ पर दिहाड़ी पर भेज दें, वो उनके घर जाए, खाने को नहीं होता। 7 साल के बच्चे को 50-60 रुपये रोज़ वो मजदूरी पे भेज देते हैं, घर में खाने को नहीं है। हुकूमत आती है, माँ बाप अंदर कर देंगे। और भाई सिस्टम ठीक करें, अगर उनके माशी हालात ठीक होंगे तो वो बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे। सिस्टम ठीक नहीं करते, सिर्फ वो फैसले करते हैं जो वो काम करते हैं जो मीडिया पे नजर आए और ये कोई हुकूमत सिस्टम ठीक करने की थिंग्स दैट मैटर बेसिकली आपका। अच्छा, एक और उस पे कोई पहल नहीं करता। पहलू बताइएगा, एक तो ये जो जितने तरक्याती काम हमें नजर आए, ये लाहौर सेंट्रिक थे या पंजाब के और शहरों में भी? चलें जनूबी पंजाब के अजला की बात कर लें, वहाँ भी कुछ होता रहा। और दूसरा ये कि पर्टिकुलरली PTI का एतराज़ रहा कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, आप देखें जो तरक्याती काम इस निगरान गवर्नमेंट में जारी हुए या चल रहे हैं, वो तकरीबन ये कह लें कि 85% लाहौर में है। कुछ मुल्तान में थोड़ा सा और कुछ रावलपिंडी में हुआ, बाकी इसके अलावा इतना कहीं भी नज़र नहीं आया, ना हुआ। वो मैंने पहले आपको बात की, जो बस वो काम करना जो नज़र आना चाहिए। दूसरी आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, इसमें अब कुछ कहेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे बात चली जाएगी। अब वो आपके सामने है लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी है और किस पार्टी को कितनी उसको फील्ड दी गई है। और कुछ ऐसा भी है कि कई जिस तरह PTI है, अभी तक वो कन्वेंशन कोई कर नहीं पा रही अपना। कहीं वो अपना जलसा करती है तो वो पुलिस आगे पकड़ लेती है उनको। अभी आप देखें कि पहले ये आप आम नारे लगते हैं ये सियासी वर्करों के लिए, और पहले भी लगते थे। अभी उन्होंने एक नारा लगाया तो वो बाहर से पुलिस पकड़ के ले गई। तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसकी तो बात ना करें। इस वक्त तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही। अगर आप पंजाब देखें तो जी सॉरी, यही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये शकील फरमान साहब से भी यही पूछना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट सेटअप की बात करें, इस हुकूमत की प्राइमरी काम है उनका कि उन्होंने इलेक्शंस कराने हैं। तो अब हम KP में भी देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर तहरीक इंसाफ की ही बात करें तो उनका ये कहना है कि कोई मुनासिब माहौल नहीं इस वक्त पैदा हुआ जिसमें इलेक्शंस कराए जा सकें, कोई साजगार माहौल नहीं बना। तो ये शिकायत क्यों पैदा हो रही है वहाँ? देखें, जो निगरान सेटअप बना था इससे पहले, जो मरहूम आज़म खान साहब के अंडर जो कैबिनेट थी, तो उसमें आप देखें कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैं उनके लोगों को जो है शामिल किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है नज़रअंदाज किया गया था। और वही हुआ कि जैसे ही उन्होंने जो है अपनी ज़िम्मेदारियां संभाली गुज़श्ता कैबिनेट ने,
तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई, तबादले जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स किए गए, इसी तरह जो है डिप्टी कमिश्नर्स सेक्रेटरीज़ और डिप्टी सेक्रेटरीज़ जो है इवन उनमें भी जो है मुदाखलत की गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की गई। और इल्ज़ाम जो है आयद किया जा रहा था कि गवर्नर साहब जो है उनके कहने पर ये सब कुछ कैबिनेट में लोगों को लिया गया है और अकरम खान दुरानी साहब और अपोजिशन की जो उस वक्त की जमातें थी उनके जो है नुमाइंदों को कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया और तहरीक इंसाफ को जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। फिर आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उसके बाद जो है कैबिनेट को चेंज किया गया और नई निगरां काबीना आई। तो उसमें जो है अब आप देख लें कि ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है नहीं हो रही, हर कोई अपने महकमे का काम कर रहा है और जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। जहाँ तक आप बात करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो बिल्कुल उनका ये शिकवा जायज़ है कि उनको जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनका ये शिकवा जायज़ है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। रईसा पीपल्स पार्टी का मुख्तसरन बता दीजिएगा, रईसा पीपल्स पार्टी का भी ये शिकवा था कि भाई पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए भी नहीं है, लेकिन अपेरेंटली वो तो कर रहे हैं, तो क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात में वज़न है? नहीं, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात में कोई वज़न नहीं है। वो एक आधा वाक़या कोई ज़ाती हो गया तो वो अलहदा बात है, वो हो जाते हैं सियासत में, जलसों में ये, लेकिन उसको मुकम्मल लेवल प्लेइंग उनके पास है। आप देखेंगे कि बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं और निगरान हुकूमत की जानिब से उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी भी दी जा रही है। जलसे के इंतज़ामात को भी देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी कैसी है और उनको फेयर एंड फ्री बिल्कुल वो अपनी कैंपेन कर पा रहे हैं। उनके जो अपने उम्मीदवार हैं वो भी पूरे शहर में। चलिए, लेकिन पीटीआई के लिए तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क में ही इंतखाब लड़ना एक चैलेंज है। बहुत शुक्रिया।